हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, जैसे कि आप सबको पता है कि इधर आपकी यूपीएससी ईपीएफओ की क्लासेस चलाई जा रही है, तो उसमें टॉपिक चल रहा है डेट टू इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉस। तो ये टॉपिक जो है ये आप सबके लिए नया टॉपिक है, तो इसके प्रॉपरली रिसर्च करने के बाद मैं आपके लिए लेक्चर लेके आ रहा हूँ। आज लेक्चर नंबर 4 है, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं डेट टू इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020। गाइस, अगर बात करें, ये हमारा लेक्चर नंबर 4 है। लेक्चर नंबर 1 की अगर बात करें, जिसमें हमने थोड़ा इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कशन की थी, जिसमें हमारे कुछ इंपॉर्टेंट अप्रोचेस के बारे में हमने डिस्कशन की थी। होप सो आप सबने वो लेक्चर देखा होगा। लेक्चर नंबर 2 की अगर बात करें, लेक्चर नंबर 2 में हमने पता किया था कि कैसे कैसे ये इंडस्ट्रियल रिलेशन जो है इवॉल्व हुई थी। थर्ड में हमने कोड ऑफ वेजेस के बारे में पढ़ा। डेट कोड ऑफ वेजेस 2019 का है, ठीक है। वो चीज हमने उसमें पढ़ी थी। उसमें मैंने आपको बताया चार एक्ट से बना है, उनको एक तरह से कंसोलिडेट करके ये कोड ऑफ वेजेस 2019 बनाया गया है। अब आज का नेक्स्ट लेक्चर दैट इज इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020। ये चीज हम पढ़ने वाले हैं यार। होप सो मैंने आपको पिछले 3 लेक्चर्स की पीडीएफ दे दी। मैं इन चीजों में बहुत भुलक्कड़ हूं। अगर नहीं प्रोवाइड किया, मुझे कमेंट में बता देना कि क्या मैंने इसको प्रोवाइड कर दिया कि नहीं किया, तो नहीं तो इसके साथ ही मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो चलो गाइस, आगे बढ़ते हैं। जो आज का हमारा टॉपिक है दैट इज इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020। गाइस, जैसे कि आप सबको पता है कि मैं हर एक ये जो ये स्लाइड है, ये हर एक लेक्चर में रिपीट कर रहा हूं। रिपीट क्यों कर रहा हूं? बिकॉज दिस स्लाइड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड। क्योंकि ये एक बेस है जो आपको बताता है लेबर रिफॉर्म कैसे कैसे इवॉल्व हुए। फिर से एक बार रिपीट करता हूं। रिपीट करने से क्या होता है, आपको सब कुछ रिकॉल होता है और याद रह जाता है एग्जाम तक। तो कहता है दैट इंडिया में जो लेबर को डाला गया दैट्स अ कंकरेंट लिस्ट। 3 तरह की लिस्ट होती है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट में आपकी वो लिस्ट आती है जहां पे स्टेट और यूनियन एक तरह से मिलकर एक तरह से उसके ऊपर लॉस बनाती है। फिर आपको याद होगा हमारी सेकेंड नेशनल कमीशन ऑन लेबर आई थी 2002 में, जिन्होंने एक तरह से 5 ग्रुप्स में सॉरी डिवाइड करने के लिए बोला गया था। क्योंकि हमें पता है कि इधर हमारे लॉस कितने थे सर, 40 लॉस थे। 40 लॉस थे, तो 40 लॉस को अलग अलग पढ़ने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती थी। तो इन्होंने रविंद्र वर्मा जी ने क्या एक तरह से सजेशन दी सर, उन्होंने सजेशन दी क्या आप क्या करो, इन 40 लॉस को 5 लॉस में डिवाइड कर लो, जो सिमिलर नेचर के उनको एक में डाल दो। तो वो 5 क्या थे? डेट जो इंडस्ट्रियलाइजेशन, वेजेस, सोशल सिक्योरिटी, सेफ्टी एंड वेलफेयर कमीशन। एट द एंड 2019 में क्या हुआ, हमने क्या किया, 5 के बजाय 4 में ही डिवाइड किया। मतलब कि एक हमारा बना इंडस्ट्रियलाइजेशन, एक बना हमारा वेजेस, एक हमारा बना सोशल सिक्योरिटी, और ये जो लास्ट वन है इसे कंसोलिडेट कर लिया गया। कहते हैं सोशल एंड वेलफेयर वाले को एक में ही रखो। तो एट द एंड 2019 में हमारा कोड ऑफ वेजेस पास हो गया। 2020 में बाकी 3 हुए, ठीक है। ये चीज आपने याद रखें। लेकिन एक और चीज आपने याद रखें, ये अभी तक इंप्लीमेंट नहीं हुए। ये चीज मैं हर एक वीडियो में रिपीट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये टॉपिक नया है, सबके लिए नया है। तो इससे क्या होगा, आप सबको ये टॉपिक्स याद रहेंगे। मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूं। याद इसमें क्या रखना है आपने गाइस, कि इसमें कितने लॉस को कंसोलिडेट किया गया। दैट्स 29 लॉस को इसके अंदर कंसोलिडेट किया गया है। 4 हमने वेजेस में पढ़ लिए थे। आज मैं आपको बताऊंगा इंडस्ट्रियलाइजेशन में कौन कौन से 3 थे। पहले कुछ स्टैटिक पोर्शन पढ़ लेते हैं लेबर लॉस के रिलेटेड। बात होती है द इंडस्ट्रियलाइजेशन कोड 2020 is one of the 4 major labor code that is a part of the largest reform scheme of the central government indicates. It includes 3 main core laws. आपसे पूछा जा सकता है कि कौन कौन से 3 लॉज एक तरह से इंक्लूड किए गए हैं इन योर इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020। तो याद रखना, ये जो 3 आपके सामने मैंने हाईलाइटेड वे में बताए हैं, नोट्स बहुत बढ़िया तरीके से मैंने आपके लिए फ्रेम किए हैं ताकि आपकी एक नजर पड़े और सब कुछ रिकॉल हो जाए। क्या है वो 3? दैट जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 एंड इंडस्ट्री एम्प्लॉयमेंट एक्ट 1946। इन 3 लॉज को एक तरह से कंसोलिडेट करके उसको नाम दे दिया गया दैट जो इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020। ये चीज आप सबने याद रखनी है। देखो गाइस, है क्या, जैसे अगर मैं बता दूं इंडस्ट्रियल रिलेशन में ना हमने ना एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में एक तरह से रिलेशनशिप पढ़ना है। मतलब एक जो बॉस है, जो एक मैनेजर एम्प्लॉय है, एम्प्लॉयर है, ठीक है, उनके बीच में क्या नाता है, उनके बीच में कैसे कैसे हम डिस्प्यूट्स को रिड्यूस करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इसमें डिस्प्यूट। डिस्प्यूट वर्ड बड़ी बार जिक्र होगा। इनमें कोई भी लड़ाई हो सकती है, मे बी आर्बिट्रेशन के कारण या किसी भी कारण। हम 4 रीजन भी उसमें आपको बताऊंगा। उन चारों रीजन के कारण अगर कोई नेगोशिएशन होने बनती है तो वो भी पॉसिबिलिटी हम इधर डिस्कस करेंगे। मतलब कि मेन चीज क्या है इसमें, डिस्प्यूट। तो पहला इधर डिस्प्यूट ही आ गया। दूसरी चीज क्या है, हम क्या कहते हैं यार, आप सब ऑब्वियस बात है, हर एक कंपनी में किसी बड़ी बड़ी कंपनी की बात करो तो 500 हजार हजार इंप्लॉयज भी होते हैं, 2-2 हजार इंप्लॉयज भी होते हैं। तो ये पॉसिबल नहीं है कि हर एक जो मैनेजर पर्सन है वो हर एक पर्सन के पास जाए, उससे इंफॉर्मेशन चाहिए यार तुझे कोई दिक्कत तो नहीं, तुझे किसी चीज की जरूरत तो नहीं,
तुझे क्या प्रॉब्लम आ रही है, तू हमारी कंपनी क्यों छोड़ना चाहता है, तेरे में क्या उसको गाइडेंस नहीं हम कर पा रहे। तो उस पर्पज के लिए हम क्या करते हैं, ट्रेड यूनियन बना लेते हैं। ट्रेड यूनियन बनाने से क्या होता है, उनका रिप्रेजेंटेटिव आता है। जैसे कि आप सबको पता है कि आप सब स्कूलिंग जैसे करके आए हो, आपके स्कूल में भी एक हुआ करता था, मॉनिटर बोल लो या क्लास रिप्रेजेंटेटिव बोल लो, जिसको आप सीआर बोलते थे। सीआर क्या होता था सर, सीआर ना हमारा एक तरह से रिप्रेजेंट करता था हमें, एक तरह से जैसे फॉर एग्जाम्पल क्लास 10th का सीआर, तो वो क्या करता था, 10th क्लास की जितनी भी दिक्कतें होती थी वो प्रिंसिपल तक पहुंचाता था। सेम ट्रेड यूनियन के साथ है, हमारे भी इधर कुछ एक तरह से रिप्रेजेंटेटिव होंगे जो एक तरह से हमारे ग्रीवियंसेस पहुंचाएंगे टॉप लेवल तक। ठीक है, नेक्स्ट वन इज जो इंडस्ट्री एम्प्लॉयमेंट, मतलब कि इसमें कुछ स्टैंडिंग ऑर्डर्स रहते हैं, वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। ये 3 लॉज को सब्ज्यूम्ड कर लिया गया है, कंसोलिडेट कर दिया गया अंडर द इंडस्ट्रियलाइजेशन एक्ट 2020। अब बात आती है कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स जो इसमें पूछी जा सकती है। इंपॉर्टेंट डेट क्या पूछी जा सकती है, फर्स्ट वन दैट लोकसभा में इंट्रोड्यूस कब हुआ, डेट इज सितंबर 19। उसके बाद पास कब हुआ, सितंबर 22। आई थिंक सो नरेंद्र मोदी जी का बर्थडे 19 को होता है, 17 को होता है, ये ऐसे याद करने का मैं तरीका बता रहा हूँ, आप ऐसे याद कर सकते हो। आई थिंक सो 17 को होता है, चलो उसको साइड में रखो, वो आप एक बार चेक कर लेना। उसके बाद मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, डेट 19 सितंबर को लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया, 22 सितंबर को पास हो गया, और उसके बाद राज्यसभा में पास कब हो गया सर, सितंबर 23 में। ठीक है, मतलब फिर से रिपीट करता हूं, दो दिन का पहले गैप आया, पहले 3 दिन का गैप आया, 19 से 22, 22 से फिर 23। उसके बाद हमारे प्रेसिडेंट जी ने इसका कब असेंट दिया, इस टाइम के प्रेसिडेंट कौन थे, कोविंद राम, ठीक है, तो राम कोविंद सॉरी। तो इन्होंने डेट रिसीव द प्रेसिडेंट असेंट ऑन द सितंबर 28, 28 सितंबर को इनका असेंट भी मिल गया हमें। हाउएवर द इफेक्टिव डेट ऑफ द कमेंसमेंट इज स्टिल पेंडिंग, ये अभी तक पेंडिंग है क्योंकि इसके ऊपर रूल्स बनना भी जरूरी है। एक और चीज आपने याद रखनी है, इसमें कितने चैप्टर्स हैं, आपने बोला सर 14 चैप्टर्स है, 104 सेक्शंस है और 3 शेड्यूल्स है। इसको भी एक और याद करने का तरीका मैं बताता हूँ, डेट 14 चैप्टर्स है, 14 ऐसे याद रखना, इसमें एक जीरो लगा दो तो 104 आपके सेक्शंस होगी। 3 शेड्यूल्स कैसे होगी, 1 में से 4 काटे, डेट इज 3 शेड्यूल। इस तरह से आप इसको याद कर सकते हो। फिर से मैं रिपीट करता हूं, सर इंट्रोड्यूस किया गया सितंबर 19 को लोकसभा में, 20 सितंबर को इससे एक तरह से पास कर दिया गया, राज्यसभा में अब पास किया गया 23 सितंबर को, और रामनाथ कोविंद जी ने इसको एक तरह से असेंट दे दी थी अपनी, डेट इज ऑन 28 सितंबर, और इसमें 14 चैप्टर है, 104 सेक्शन है और 3 शेड्यूल्स है। क्लियर है गाइस, होप सो यार कोई डाउट नहीं होगा। आगे बात करते हैं। तो गाइस आप सबको आगे बढ़ने से पहले बता दूं, हमारा कोर्स चल रहा है डेट इज एग्जाम बी की, अगर आप वेबसाइट पे जाते हो या मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया, कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड कर दिया, आप उसे ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप हमारा पूरा प्रॉपर यूपीएससी ईपीएफओ का कोर्स फॉलो करना चाहते हो, जो विद इन 1 मंथ में एक तरह से कवर अप करा के उसके बाद आपकी रिवीजन करवाएंगे, टेस्ट सीरीज आपकी कंडक्ट कराएंगे, 20,000 के ऊपर हमने उधर एमसीक्यूज डाले हुए हैं, आप सबको बता दूं, आप उधर एक डेमो देख सकते हो, हर एक सेक्शन के हमने उधर प्रॉपरली नाना करते हो 10-10 तो लेक्चर उधर डेमो एज ए पड़े हुए हैं। तो आप एक बार उन लेक्चर्स को देख लो, गारंटी से कहता हूं, आप अगर उन लेक्चर्स को थॉरली पढ़ लेते हो, प्रॉपरली गाइडेंस फॉलो कर लेते हो, आपकी सिलेक्शन कहीं ज्यादा दूर नहीं रहेगी। उसमें बस अब आपकी मेहनत चाहिए, आपकी शिद्दत चाहिए। तो आप सबको बता दूं, अगर आप हमारा कोड यूज करते हो, डेट इज आईजी क्लासेस, ठीक है, आपको सिंपली 50% ऑफ हो जाएगा। ऐसे वो 40% ऑफ दे रहे हैं, मेरी रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग उन्होंने 50% ऑफ कर दिया है आपको, वो 3889 में एक तरह से कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा जब तक उसका एग्जाम नहीं हो जाता, मतलब कि विद इन 6-7 मंथ्स तक आपके पास ये कोर्स अवेलेबल है, आपको बहुत ज्यादा मददगार साबित होने लिए। उधर 9 टॉपिक्स है, तो 9 के 9 टॉपिक्स है, डिफरेंट डिफरेंट टीचर्स आपको उधर मिलेंगी। तो चलो गाइस आगे बात करते हैं। देखो ये इतना इंपॉर्टेंट स्लाइड नहीं रहेगी, मैं आपको बता दूं, ये सिंपली मैंने इसलिए डाला, आपको सिंपली बताना यार हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन में पढ़ना गया। जैसे मैंने आपको बोला वेज कोड में हमने क्या पढ़ा था, सब वेजेस के बारे में पढ़ा था, कैसे कैसे एक तरह से हमने वेजेस उनको देनी है, कौन कौन से बेसिस पे हमने उनको वेजेस देनी है, क्या क्या क्राइटेरिया रहना चाहिए, तो वो चीज हमने उधर पढ़ी थी। अब हम इसमें पढ़ेंगे डेट जो इंडस्ट्रियल रिलेशन है, ये इसमें हमने क्या पढ़ा है, इसमें ना मेन फोकस हमारा रहता है डेट जो डिस्प्यूट। याद रखना, इंडस्ट्रियल रिलेशन इज रिवॉल्व अराउंड डिस्प्यूट्स। हमने इसमें पढ़ना है हाउ टू रिजोल्व द डिस्प्यूट्स, क्या क्या डिफरेंट एक तरीके हैं, आर्बिट्रेशन है, कंसाइलेशन है, एक तरह से हम कह सकते हैं कि आपकी डिस्प्यूट कम करने के लिए एक तरह से नेगोशिएशन है। अब नेगोशिएशन कैसे होगी सर, नेगोशिएशन तब होगी जब हमारे इधर ट्रेड यूनियन बनना अलो होगा, वो सब कुछ हम इधर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बात करते हैं, ये आपका फिक्स टर्म एम्प्लॉयज रिलेटेड भी है, इसमें ना डेफिनेशन चेंज कर दी गई है, वो चीज हम इसमें डिस्कस करेंगे। एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आया इसमें, आप सबको बता दूं, एक ना रीस्किल फंड,
इसके रिलेटेड मैंने आगे डाला भी है, थोड़ा सा आपको आइडिया देता हूँ दैट इसमें क्या किया गया, 15 डे फंड एक तरह से बनाया गया है, जिसमें आपकी 15 दिन की जो सैलरी होती है ना, आप किसी भी इंप्लॉय को अगर रिट्रेंच कर रहे हो तो गवर्नमेंट ने क्या बोला है कि आपने ना उसको 15 दिन की एक तरह से फी पे करनी है, एज ए रीस्किल फंड आपने क्रिएट करना है, जो आपने उसको 45 डेज के अंदर अंदर पे करना है, ताकि वो आपने अगर उसको रिट्रेंच किया है आप उसको वो एक तरह से कंपनसेशन प्रोवाइड कर सको। स्ट्रिक्ट पेनल्टीज के बारे में 1-1 लाख 2-2 लाख तक की पेनल्टीज है, वो डिस्कस इसमें करेंगे हम। उसके बाद बात करें डेट बिजनेस फ्रेंडली इन्वायरमेंट बनाने के लिए इसमें डिस्कशन की गई है, डेट सिंगल नेगोशिएशन बॉडी। इसमें 3 तरह की बॉडीज रहती है, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। एक में 51% चाहिए होता है, एक में 20-20% चाहिए होता है, वो आगे डिस्कस करेंगे। मतलब कि इधर सिंपली मैं आपको ना एक आइडिया दे रहा हूं आगे वीडियो कैसे कैसे जाने वाली है, आपको कैसे कैसे आगे वीडियोस पाने मिलने वाली है, ठीक है। तो आगे बात करते हैं, चलो बात करते हैं सबसे पहला इंपॉर्टेंट कंसेप्ट दैट ये जो हमने 3 लॉज को एक तरह से सब्स्यूम किया ना, इसमें एक ट्रेड यूनियन वाला, एक डिस्प्यूट वाला, एक स्टैंडिंग ऑर्डर वाला, इन तीनों को जो हमने कंसोलिडेट किया, इससे हटके कुछ गवर्नमेंट ने क्या किया, डेफिनेशंस में चेंजेस लाई। मोस्ट इंपॉर्टेंट चेंजेस किस किस में लाई सर? उन्होंने लाई पहली चेंज इंडस्ट्री की डेफिनेशन, वो चीज आगे डिस्कस करेंगे सर। फिर उन्होंने चेंज लाई दैट्स ऑफ वर्कर की डेफिनेशन में सर। फिर उन्होंने लाई एम्प्लॉयर के डेफिनेशन में सर। फिर उन्होंने लाई इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के डेफिनेशन में। ये 4 डेफिनेशन ऐसी है जिसमें उन्होंने चेंजेस लाए। आपको उधर पूछा जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस कोड, अकॉर्डिंग टू कौन सा वाला कोड? इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड, इंडस्ट्री में क्या क्या इंक्लूड है, क्या क्या इंक्लूड नहीं है। तो आपने क्या करना है, सिंपली ये चीज याद रखनी है, क्या क्या इसमें इंक्लूड है और क्या क्या इसमें इंक्लूड नहीं है, नॉट इंक्लूडेड। ये दो चीजें आपने हर एक डेफिनेशन में याद रखनी है, और मैं आपके लिए आगे बड़े सही तरीके से लेके आऊं। तो चलो देखते हैं सबसे पहले इंडस्ट्री के बारे में। ये रहा इंडस्ट्री के बारे में। कहता है इंडस्ट्री में कौन कौन से एक तरह से ऑर्गेनाइजेशन आएंगे, कौन कौन से इंप्लॉयज आएंगे। कहता है एन इंडस्ट्री रेफर्स टू ए सिस्टमैटिक एक्टिविटी बिटवीन एम्प्लॉयर्स एंड वर्कर्स फॉर ए पर्पस ऑफ प्रोडक्शन सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये जो डेफिनेशन इधर तक ये तो सब जानते हैं। अगर मैं ऐसे ही बोलूं व्हाट डू यू मीन बाय इंडस्ट्री, आप सब यही कहोगे सर जहां पे इंप्लॉयज और वर्कर्स मीट करते हैं फॉर द प्रोडक्शन, फॉर द सप्लाई एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स इज नोन एज इंडस्ट्री, regardless of whether or not this activity is pursued with the motive of profit or capital investment। तो इसमें आपका मेन मोटिव कैपिटल इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट भी होना चाहिए। मेन चीज क्या है इसमें, इन्होंने इस साल, ठीक है, मतलब कि इस कोड के अकॉर्डिंग कौन कौन से इंक्लूड किए, डेट जो हॉस्पिटल्स, कहते हैं एजुकेशन को भी इसमें डालो, साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन को इसमें डालो। ये तीन जो है ना, ये जो तीन है ना, इन तीनों को आपने याद रखना है। ये तीन आपसे पूछे जा सकते हैं, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ये तीनों की तीनों आपने बताना है। सर इन तीनों को इन्होंने एक तरह से कोड, इंडस्ट्रियलेशन कोड में इंक्लूड किया है। एक आपका हॉस्पिटल्स, सेकेंड वन इज एजुकेशनल एंड द थर्ड वन इज साइंटिफिक। अब सर क्या क्या इन्होंने इंक्लूड नहीं किया? सबसे पहली चीज इन्होंने इंक्लूड जो नहीं की, यार आप घर पे पोछा मारते हो, क्या आप उसको इंडस्ट्री बोलोगे? आपकी मम्मी ने बोला यार आज पोछा मार दे, क्या आपकी मम्मी आपकी इंप्लॉयर होगी और आप उसका इंप्लॉय होगे? तो उन्होंने बोला इस चीज को आप इंडस्ट्री में इंक्लूड नहीं करोगे। उन्होंने बोला दैट एनी इंस्टीट्यूट ओन्ड और मैनेज बाय दोज ऑर्गेनाइजेशन दैट आर होली और सब्सटेंशियली इंगेज इन ए चैरिटेबल सोशल एंड फिलैंथ्रोपिस्ट सर्विसेज, इनको भी आपने इंक्लूड नहीं करना। थर्ड उन्होंने बोला दैट जो भी है, ठीक है, कहता है एन एक्टिविटी कैरिड आउट बाय सर्टेन डिपार्टमेंट्स ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट डीलिंग इन डिफेंस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको नोट डाउन कर लेना, ठीक है। इसको मैं हाईलाइट करना भूल गया, हाईलाइट आप कर लेना। दैट डिफेंस, एटॉमिक एनर्जी एंड स्पेस रिसर्च। ये जो तीन है ना, देखो यार अगर डिफेंस वालों के साथ हम डिस्प्यूट्स के रिलेटेड बात करने बैठ गए, उनको भी हमने बोल दिया आप भी अपनी ट्रेड यूनियन बना लो, तो हमारा देश खतरे में हो जाएगा। तो एक तरह से आपको बता दूं, डिफेंस वालों को अलो नहीं है आप ट्रेड यूनियन बना सकते हो, उनको अलो नहीं है नेगोशिएशन आप कर सकते हो, ऐसा नहीं है, ठीक है। एटॉमिक एनर्जी वालों को अलो नहीं है, स्पेस रिसर्च वालों को अलो नहीं है। मतलब कि इंडस्ट्रियल की डेफिनेशन में हमने इन तीन लोगों को नहीं डालना। कौन कौन से सर? डिफेंस, सर एटॉमिक एनर्जी, थर्ड वन इज योर स्पेस रिसर्च। लास्ट पॉइंट पढ़ लेते हैं, अदर एक्टिविटी दैट इज नॉट अप्रूव्ड बाय द फेडरल गवर्नमेंट। तो सिंपली आपने क्या रखना है, एक तो घर का काम, फिर से रिपीट करो, एक चैरिटेबल काम, एंड द थर्ड जो आपका डिफेंस के रिलेटेड है, आपका जो एटॉमिक एनर्जी के रिलेटेड है, वो इंडस्ट्री में इंक्लूड नहीं होता। होप सो क्लियर होगा गाइस। तो चलो अब नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं, दैट इज रिलेटेड टू योर वर्कर। अब वर्कर की डेफिनेशन में क्या क्या इन्होंने चेंजेस लाए हैं,
इन्होंने तीन चीजें इंक्लूड की है वर्कर में। इन्होंने कहा वर्कर में आप क्या कर सकते हो, सबसे पहले डाल लो वर्किंग जर्नलिस्ट। जर्नलिस्ट लोग जो है उनको आप डाल सकते हो। सेल्स प्रमोशन इंप्लॉयज को भी आप वर्कर्स बोल सकते हो। और जो थर्ड चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट डाली ना, ये एमसीक्यू में आ सकता है। देखो मैं ना आपको एमसीक्यू प्रोस्पेक्ट से ही करा रहा हूं, हमें कोई थ्योरेटिकल पेपर नहीं देना, हमारा कोई आईएएस का एग्जाम नहीं है कि आईएएस का एग्जाम का होता है ना कि आपका बाद में वो भी होगा, थ्योरेटिकल पेपर होगा, रिटन पेपर होगा, ऐसे पेपर होगा, उधर में पूरे प्रॉपर बड़े बड़े एसेस टाइप लिखने पड़ेंगे। इधर ऐसा नहीं है, एज ए एमसीक्यू पेपर होना है। तो आपको एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से पता होना चाहिए वर्कर में उन्होंने क्या क्या इंक्लूड किया। सब वर्कर में उन्होंने इंक्लूड किया वर्किंग जर्नलिस्ट, सब वर्कर में उन्होंने इंक्लूड किया सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉयज, सब वर्कर में उन्होंने इंक्लूड किया 18,000 से जो कम कमाते हैं। ठीक है, मतलब कि सुपरवाइजरी कैपेसिटी एंड अर्निंग लेस देन 18,000, मतलब जो 18,000 से कम कमाते हैं ना, उनको आप वर्कर कैटेगरी में डाल सकते हो। देखो आपके मन में आएगा सर आपने पिछली बार तो 15,000 बताया था, यार वो वेज के अकॉर्डिंग है। लेकिन जब ट्रेड यूनियन की बात हुई, मैंने बोला कौन कौन ट्रेड यूनियन बना सकता है, आपने बोला सर ट्रेड यूनियन वही बना सकते हैं जिनकी सैलरी 18,000 के नीचे। आप ये नहीं बोल सकते यार तेरी सैलरी 18,000 के ऊपर है तो ट्रेड यूनियन बना, वो ट्रेड यूनियन नहीं बना सकता। ठीक है, आगे बात करते हैं एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर का क्या आएगा, एम्प्लॉयर की डेफिनेशन में कुछ न्यू चीज इंक्लूड की गई है, मैं वही लेके आऊं जो इंक्लूड की गई है। एक कॉन्ट्रैक्टर को बोल दिया यार तू भी एम्प्लॉयर है, ठीक है, जिसको आप ठेकेदार बोलते हो। लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिजीज्ड एम्प्लॉयज, ठीक है, तो उसके जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होंगे, फॉर एग्जाम्पल किसी की डेथ हो गई है तो उसके जो एम्प्लॉयर के जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होंगे हम उनको भी एक तरह से एम्प्लॉयर बोलेंगे। मैनेजर ऑफ द फैक्ट्री, फॉर एग्जाम्पल इधर मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ कि कोई मालिक था, ठीक है, आपने फिल्मों में भी देखा है, तो फिल्मों में क्या होता है सर, किसी की डेथ हो जाती है तो पावर ऑफ अटॉर्नी अटॉर्नी एक तरह से शिफ्ट हो जाती है ना उसके नेक्स्ट लीगल हायर को, मे बी उसकी वाइफ को, मे बी उसके चाइल्ड को। तो ये सेम वही चीज है। आप ये नहीं बोल सकते अब हमारा बॉस की डेथ हो चुकी है, हमारा इधर राज हो गया, राज किसका हो जाएगा, उसके लीगल हायर का। ठीक है, मैनेजर ऑफ ए फैक्ट्री उसको भी इंक्लूड किया गया और मैं एमडीज को भी एक तरह से इंक्लूड कर देगा इन योर एम्प्लॉय। मतलब कि ये सारे के सारे आपके एम्प्लॉयर की कैटेगरी में इंक्लूड किए गए अकॉर्डिंग टू द इंडस्ट्रियलाइजेशन एक्ट 2020। डिस्प्यूट के बारे में याद रखना, डिस्प्यूट में बस ये चार चीजें, एक चार चीजें क्या आगे सर, डिस्चार्ज, डिसमिसल, रिट्रेंचमेंट एंड टर्मिनेशन। ये चार चीजें इन्होंने एक तरह से एड ऑन की है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट में, जो आपने याद रखनी है। आगे बात करते हैं, अब बात होती है ट्रेड यूनियन की। क्या है ट्रेड यूनियन, एक तरह से इंडस्ट्रियलाइजेशन एक्ट 2020 ने क्या ट्रेड यूनियन को डिफाइन किया है वो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। अगर बात करें, कहता है ट्रेड यूनियन हैविंग 7 और मोर मेंबर्स में रजिस्टर इट अंडर द कोड इलेक्ट्रॉनिकली एट द टाइम ऑफ मेकिंग। जब आप एक तरह से अपने आप को रजिस्ट्रेशन करा रहे हो, द ट्रेड यूनियन शुड हैव एटलीस्ट 10% ऑफ द वर्कर्स और 100 वर्कर्स। फिर से रिपीट करता हूं, कहता है ट्रेड यूनियन कौन बना सकता है सर, ट्रेड यूनियन में क्या होता है 7 और मोर मेंबर्स होने चाहिए, वो अपने आप को इलेक्ट्रॉनिकली एक तरह से रजिस्टर करा सकते हैं। लेकिन जब आप ट्रेड यूनियन बना रहे हो, ठीक है, आपने क्या करना है, आपके ट्रेड यूनियन में मिनिमम मेंबर्स पता है कितने होने चाहिए, दैट इज एटलीस्ट 10% ऑफ द वर्कर्स और 100 वर्कर्स विच एवर इज लेस। मतलब कि फॉर एग्जाम्पल हमारे इधर वर्कर्स हैं 500, 500 का 10% कितना हो गया सर, 500 का 10% हो गया 50। कहता है 50 या 100 इनमें से जो कम होगा, तो हमारे इधर ट्रेड यूनियन कितने की बनेगी सर, 50 की। एक को एग्जांपल लेता हूं, हमारे इधर है सर 4,000 बंदे, 4,000 बंदे, सर 4,000 का 10% कितना हो गया सर 400। अब ये 400 है और सर ये 100 है, तो अब ऑब्वियसली अदर ट्रेड यूनियन कौन बनाएंगे सर, 100 बंदे बनाएंगे विच एवर इज लेस। तो ये याद रखना, ये चीज पूछी जा सकती है, जो मैंने इधर बोल्ड किया है, जिनको हाईलाइट किया ना, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं, द कोर्ट इंट्रोड्यूसेस द कंसेप्ट ऑफ रिकॉग्नाइजिंग अ रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन इन ए इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट एज अ नेगोशिएटिंग यूनियन। अभी नेगोशिएटिंग यूनियन के आगे बारे में मैं डीपली बताऊंगा, 3 इसमें फैक्टर्स रहते हैं, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। सिंपली इधर क्या बोला गया, कहता है कोर्ट ने क्या किया गया, उन्होंने बोला अगर जो भी ट्रेड यूनियन बनती है, रिकॉग्नाइज अपने आप को करा लेती है, अपने आप को रजिस्टर करवा लेती है, वो एक तरह से नेगोशिएटिंग काउंसिल बन जाती है, कि वो हाँ नेगोशिएट कर सकते हैं कि अगर उनकी कोई भी एक तरह से प्रॉब्लम्स है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, कहता है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ना मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लो, इनर फीलिंग मेरी यही कह रही है इसमें से आने वाला क्वेश्चन।
मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब क्या हुआ, अपॉइंटमेंट ऑफ नेगोशिएटिंग काउंसिल, इस कोड के तहत कौन सी नेगोशिएटिंग काउंसिल रहती है, ध्यान से सुनना। होता क्या, एक कंपनी है, जरूरी नहीं होता एक कंपनी में एक ही ट्रेड यूनियन ज्यादा भी हो सकते हैं। पहला केस, ये 3 केसेस है, पहला केस, दूसरा केस और ये तीसरा केस। पहला केस क्या कहता है गाइस, पहला केस कहता है अगर तो उधर आपकी कंपनी में एक ही ट्रेड यूनियन है, तो सीधी बात है यार, वही आपकी क्या है, नेगोशिएटिंग यूनियन। फिर से रिपीट कर रहा हूं, कहता है अगर तो आपकी कंपनी में एक ही ट्रेड यूनियन है, वो ऑटोमेटिक आपकी क्या बन जाएगी, नेगोशिएटिंग यूनियन, कोई दिक्कत ही। कहता है अगर आपकी कंपनी में मोर देन वन ट्रेड यूनियन है, अगर आपकी कंपनी में मोर देन वन ट्रेड यूनियन है, तो वो ट्रेड यूनियन जिसके पास 51% से ज्यादा, आधे से ज्यादा मतलब 51% से ज्यादा वर्कर्स की कैपेसिटी है, तो वो बन जाएगी आपकी नेगोशिएटिंग यूनियन। फिर से रिपीट कर रहा हूं, कहता है अगर आपकी कंपनी में एक ही ट्रेड यूनियन है, तो क्या होगा सर, वो ऑटोमेटिक क्या बनेगी, नेगोशिएटिंग काउंसिल। कहता है अगर आपकी कंपनी में एक से ज्यादा ट्रेड यूनियन है, तो जिसके पास 51% से ज्यादा है, तो वो आपकी बन जाएगी ट्रेड यूनियन, ठीक है, नेगोशिएटिंग काउंसिल, सॉरी। अब कहता है आपके पास है एक से ज्यादा, ठीक है, समझ लो ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, आपके पास 4 ट्रेड यूनियन है और किसी के पास भी 51 नहीं है, किसी के पास भी 51% नहीं है। फॉर एग्जाम्पल इसके पास मैं बोलता हूं 30% है, इसके पास मैं बोलता हूं 21% है, इसके पास मैं बोलता हूं दैट इज योर 19% है, ठीक है, कितना हो गया 30 प्लस 40 70, और इसके पास 30% है। कहता क्या है, फिर से मैं रिपीट करता हूं, अगर आपके इधर एक से ज्यादा आपकी ट्रेड यूनियंस है और किसी के पास भी 51% नहीं है, तो हम क्या करेंगे, नेगोशिएटिंग काउंसिल उसको बनाएंगे जो जिसके पास 20 से ज्यादा है। देखो 20 से ज्यादा एक इसके पास है, एक इसके पास है, एक इसके पास है, इन तीनों को पकड़ लेंगे, इन तीनों को लेंगे, पकड़ लेंगे, और इनके कुछ कुछ रिप्रेजेंटेटिव बना के हमारी नेगोशिएटिंग काउंसिल बनाएगी, ठीक है। ये वाला नहीं बना पाएगा, ये वाला नहीं बनाएगा पाएगा, क्योंकि इसके पास तो 19% है, 20% है ही नहीं इसके पास। तो नेगोशिएटिंग काउंसिल कौन से बनाएंगे, जिनके पास 20% से ज्यादा होगा, मोर देन 20%, ठीक है। आगे बात करें, स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट। क्या है स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट, कहता है आप जो अगर ट्रेड यूनियन बना रहे हो, आपके ऊपर स्ट्राइक्स करने का एक तरह से कोई हक नहीं है। कब तक, वो नीचे 4 पॉइंट मैंने लिखे हैं, वो डिस्कस करते हैं। कहता है आप तब तक स्ट्राइक नहीं कर सकते हो, आप तब तक लॉकआउट नहीं कर सकते हो जितनी देर आपने 60 डेज का एक तरह से पहले नोटिस नहीं दिया। और कहता है आपने 14 दिन पहले भी एक नोटिस दिया। फॉर एग्जाम्पल आपने स्ट्राइक करनी है 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल से पहले आप चल जाओ 60 दिन पीछे चल जाओ, डेट योर 1 फेब लगा लो अप्रॉक्स, ठीक है, फरवरी मार्च, हाँ। होगा क्या, आपको पहले देना पड़ेगा 1 फेब को एक तरह से नोटिस ऑर्गेनाइजेशन, सर हमारी ये डिमांड्स है, इन डिमांड्स को फुलफिल कर दो। अगर आपने डिमांड पूरी नहीं की, हम 60 दिनों के बाद जाने वाले हैं स्ट्राइक, समझ रहे हो। फिर कहता है जब 14 दिन का अभी भी आपकी एक तरह से बात नहीं सुनी गई, 14 दिन जब रह जाए, फिर से एक को नोटिस दे दो, सर 14 दिन रह गए, जो करना कर लो, नहीं तो 14 दिन बाद हम अपना डंका बजा देंगे, ठीक है, समझ रहे हो बात। उसके बाद कहता है बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द डेट, तो वही चीज होगी, जैसे ही डेट एक्सपायर होगी, मैंने आपको 1 अप्रैल तक समय दिया था सर, 60 दिन का समय दिया था, आपने हमारी बात नहीं सुनी, अब आप जब मर्जी स्ट्राइक करो। ड्यूरिंग द पेडेंसी ऑफ एन कंडीशन कंसाइलेशन प्रोसीडिंग्स बिफोर ए कंसाइलेशन ऑफिसर 7 days आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ सच प्रोसीडिंग। अब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल एक होता है कंसाइलेशन, एक होता है आर्बिट्रेशन। ये ना एक तरह से डिस्प्यूट ठीक करने के तरीके हैं। आर्बिट्रेशन में क्या होता है, थर्ड पर्सन पार्टी आती है। आर्बिट्रेशन में क्या होता है, एक थर्ड पर्सन पार्टी आती है जो एक तरह से हमारे बीच में सुलह कराती है, ठीक है, हमारे बीच में क्या कराती है, सुलह कराती है।
लेकिन कंसल्टेशन के अंदर का ही कुछ मेंबर्स मिलके एक तरह से नेगोशिएट करते हैं। कहता है अगर आपको कंसल्टेशन की एक तरह से पसंद नहीं आती प्रोसीडिंग्स, उनका रिजल्ट पसंद नहीं आता, तो आप विद इन 7 days उस प्रोसीडिंग के बाद एक तरह से स्ट्राइक कर सकते हो। अगर आर्बिट्रेशन का पसंद नहीं आता तो 60 days के अंदर अंदर आप कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है? आगे बात करते हैं। अब ये जो मैंने आपको पहले भी बताया, लेक्चर के स्टार्टिंग में बताया कि एक नया कंसेप्ट आया, दैट इज वर्कर रीस्किलिंग फंड। इसमें क्या किया गया, गवर्नमेंट ने बोला दो तरह के फंड्स रखेंगे। एक तरह से अगर तो एक तो हमने रखना है 15 दिन का फंड, और दूसरा अगर गवर्नमेंट ने कुछ भी बोला होगा, क्योंकि इसमें स्टेट गवर्नमेंट का भी रोल रहता है। अगर स्टेट गवर्नमेंट ने बोला ऐसा ऐसा करना है, आप वो भी कर सकते हो। मतलब कि एक चीज आपने याद रखनी है, आपसे पूछा जाता है वर्कर रीस्किलिंग फंड है क्या। आपने बोला सर वर्कर रीस्किलिंग फंड में क्या किया गया, एक तरह से एम्प्लॉयर को बोला गया कि आपने एक तरह से अगर किसी भी अपने एम्प्लॉय को रिट्रेंच कर रहे हो, बाहर निकाल रहे हो, ठीक है, तो आपने क्या करना है, उसको 15 दिन की वेजिस को एक तरह से अलग से फंड बनाना है और उसको विद इन 45 days में उसके अकाउंट में क्रेडिट करें। 45 दिन का समय, उस 15 दिन की सैलरी को उसके अकाउंट में एक तरह से क्रेडिट कर दो। आगे बात करते हैं, कॉन्ट्रावेंशन ऑफ प्रोविजन रिलेटिंग टू। ठीक है, अगर आप ये जो प्रोविजंस है इनका कॉन्ट्रावेंशन करते हो, ठीक है, मतलब कि उल्लंघन करते हो, तो क्या हो सकता है। देखो ध्यान से, कहता है ले ऑफ के केस में, रिट्रेंचमेंट के केस में, क्लोजर के केस में आपके ऊपर फाइन लग सकता है 1 लाख से लेकर 10 लाख तक। एंड इफ रिपीटेड, अगर आप फिर भी रिपीट करते हो जनाब, फिर आपके ऊपर लग सकता है 5 लाख से 20 लाख तक। और साथ में यार एक और चीज जोड़ लो यार, जेल भी हो सकती है 6 महीने। मतलब कि ले ऑफ रिट्रेंचमेंट के केस में अगर आपने ऊपर कोई भी एक तरह से फॉलो नहीं करते हो, तो आपके ऊपर 1 लाख से लेकर 10 लाख के ऊपर जुर्माना लग सकता है। फिर से रिपीट कर रहे हो वही गलती, दोहरा रहे हो, तो आपके ऊपर 5 लाख से 20 लाख का जुर्माना लग सकता है, साथ में 6 साल की जेल भी जोड़। उसके बाद बात करते हैं, अगर आप कोई अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व हो तो थोड़ा सा जुर्माना कम है। फिर जुर्माना आपका रहेगा 10,000 एंड 2 lakhs के बीच में। रिपीट करते हो तो 50,000 एंड 5 लाख के बीच में, और 3 months की जेल। तो यही था कुछ कॉन्ट्रावेंशन के रिलेटेड, कुछ पेनल्टीज, कुछ ऑफेंसेस जो इसके रिलेटेड इसके पीडीएफ में जो मेंशन थी। आप सबको बता दूं ये 75 पेज जो कि ना एक लीगल डॉक्यूमेंट है, उसी को मैंने क्या किया है, डिकोड किया आपको समझाने के लिए। तो उसके लिए थोड़ा सा टाइम लगता है, इसलिए मैंने उसको प्रॉपर्ली समझा है, आपको उधर बताया है क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपको पेपर में पूछे जा सकते हैं एज ए एमसीक्यू। तो यार गाइस, अगर आपको लेक्चर अच्छा लग रहा है, लेक्चर सीरीज अच्छा लग रहा है, तो लेक्चर को एक बार लाइक जरूर कर दो, शेयर जरूर कर दो। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। और साथ में जैसे कि मैंने आप सबको पहले भी बताया कि अगर आप हमारा कंप्लीट कोर्स चाहते हो, ठीक है, तो हमारी आई एग्जाम बी के साथ एक तरह से कोलैबोरेशन हुई है, आप उधर हमारे साथ जुड़ सकते हो। डेट उधर आपने सिंपली कोड यूज करना है, डेट योर आईजी क्लासेस, जहां पे आपको 50% ऑफ मिल जाएगा। आपको उधर कंप्लीटली आपको बता दूं पीडीएफ मटेरियल मिल जाएंगे, पीडीएफ मटेरियल के साथ लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे, लेक्चर के साथ साथ आपको मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे। मॉक टेस्ट के साथ साथ आपको जो मुझे सबसे बढ़िया चीज आई एग्जाम बी की लगती है ना, वो ये चीज लगती है, जैसे एक लेक्चर आया, लेक्चर नंबर 1 आपने देखा, नीचे आपको ऑप्शन आएगा टेक टेस्ट, नीचे ऑप्शन क्या आएगा, टेक टेस्ट। अगर आप इस टेक टेस्ट को क्लिक करते हो ना, आपको उस वीडियो के रिलेटेड 5-5 6-6 एक तरह से क्वेश्चन उधर मिल जाएंगे। उससे क्या होता है, कॉन्फिडेंस राइज होता है, आपको पता चलता है यार मैंने कितना याद रखा, किस किस तरह के एमसीक्यू आ सकते हैं। हर एक वीडियो, ईच एंड एवरी वीडियो के बाद ये आपको मिलेगा टेक टेस्ट, तो ये इस चीज को जरूर फॉलो कीजिए। आप इससे पहले अपना एक सिंपली, मैंने इसका लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर दिया, आप उसको ज्वाइन कीजिए, लॉगिन कीजिए, डेमो देखिए, डेमो देखने के बाद ही बाय कीजिए अगर आप सेटिस्फाई फील करते हो। तो गाइस, आज का लेक्चर इतना ही रखते हैं, तो मिलेंगे जल्द अपने नए सेशन में, तब तक आपसे अलविदा, शुभ रात्रि, गुड नाइट।